हेलो एवरीवन, ट्रैक शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक मैंने आपको लास्ट क्लास में काफ़ी सारे टॉपिक केमिस्ट्री के कवर करा दिए हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें क्या ज़रूरत पड़ी उनको क्लासीफाई करने की। क्यों हम टेबल बना रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने की। क्योंकि जो अमाउंट है, जो एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, एटम्स हैं, वो बहुत सारे हैं। वो कितने हैं टोटल? 180। कितने हैं? 180। इतना बड़ा अमाउंट है और हम एक एक को इंडिविजुअली पढ़ेंगे ना। एक एक को अगर हम पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या उसकी रिएक्टिविटी है, कितने उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं, तो ये सब अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हमें एक एक को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए हमें क्या हुआ, क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा। मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, मैं कम का एग्जांपल ले रही हूँ, आप समझिएगा कि हमें जरूरत क्यों है क्लासिफिकेशन की। 50 बच्चे हैं आपकी क्लास में। उन अगर प्रिंसिपल ने आपसे बोला है, प्रिंसिपल ने बोला है कि इन 50 बच्चों का, 50 बच्चों का मेरे को डाटा चाहिए इनके हाइट के अकॉर्डिंग ना, इनके हाइट के अकॉर्डिंग कि कितनी किसकी हाइट है। तो अगर इंडिविजुअली हम लिखेंगे एक पेपर पे तो 50 जो डाटा होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वो दिखने में बहुत बड़ा होगा और डिफिकल्ट होगा उसे एक एक करके टैली करना कि आपने लिखा इसकी 150 है, इसकी 130 है, इसकी 120, इस तरीके से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसे ग्रुप बनाएंगे, उसका ग्रुप बनाएंगे। कैसे? कि अगर किसी की 120 से लेके 125 तक है तो वो कितने बच्चे हैं, 125 से 130 तक हैं तो वो कितने बच्चे हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे जिसमें सीरीज वाइज हम लिख देंगे कितने बच्चों की क्या क्या हाइट है। तो इससे क्या होगा, टैली करना इजी हो जाएगा। मतलब अगर उसको टेबल को देखते ही पता चल जाएगा कि 120 से 125 है, कितने बच्चों की हाइट है, तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि 4 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, ऐसे। क्लियर हो गई? तो हमें इसलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत है, इसलिए हमें ग्रुप बनाने की जरूरत है। जो एक जैसे हैं, जो सिमिलर एटम्स हैं, उनको एक साथ रखने की जरूरत है। क्लियर? तो स्टार्ट करें हम आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब जो मैंने तो आपको बता दिया कि टोटल कितने हैं, 118 एलिमेंट्स फाइंड आउट किए गए। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स फाउंड 118। ठीक है, इसमें से 118 में से जो 94 हैं वो आपके नेचुरली मिले हैं, नेचर में पाए गए हैं। तो हम इसमें से लिख लेते हैं 94 फाउंड इन नेचर। जो 94 है हमें कहाँ मिले हैं, वो नेचर में मिले हैं। और जो बाकी बचे, बाकी कितने बचे हैं आपके? 24। एंड 24 मेड सिंथेटिकली, यानी हम क्या बोल सकते हैं उन्हें, सिंथेटिक एलिमेंट। क्लियर है? 24 सिंथेटिक एलिमेंट। क्लियर हो गया सभी को? 118 है। अब इतने बड़ा जो डाटा है, ये हमारा डाटा है, इसको अगर हम एक एक करके स्टडी करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। क्यों जरूरत है हमें क्लासिफिकेशन की, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो 118 एलिमेंट्स फाउंड टू बी डिफिकल्ट स्टडी इंडिविजुअली। इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत है। अब मान लीजिए कि हमें कार्बन के साथ कोई रिएक्शन करवानी है ना, कार्बन की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक को लेके स्टडी करेंगे उसके बारे में कि कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, कहाँ पे हम उसे यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन ये है, ये है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में। लेकिन अगर हमारे पास टेबल होगी, प्रॉपर एक ग्रुप होगा, तो हम क्या करेंगे, उस ग्रुप में देखेंगे पहले कि ये किस चीज का है,
जैसे मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ आ रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर हैं, दोनों की जो लिमिटेशंस है वो सिमिलर है, तो हम उनको एक तरीके से एक साथ लेके काम कर सकते हैं। हम अपनी जो रिएक्शन करवा रहे हैं हम दोनों को साथ लेके हम कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात आपको? सभी को ये बात क्लियर है कि हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है? इससे क्या होता है, इससे होता क्या है, अगर हमने क्लासिफाई कर लिया तो क्या होगा, इजी टू क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मेक्स easy to स्टडी। ठीक है, क्लासिफिकेशन की वजह से क्या हो रहा है, एलिमेंट्स की स्टडी है बहुत इजी हो गई है हमारे लिए, हम इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं एलिमेंट्स की। ये क्लियर हो गया आपको? अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है? अब आप में से भी कोई ऐसा हो सकता है जो सोचे कि नहीं हम तो एक एक करके ही पढ़ेंगे, हमें एक एक पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप समझिए इस बात को, अगर आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये 118 एलिमेंट्स हैं, इसमें से 94 जो है वो नेचुरली मिले हैं, हमें नेचर में मिले हैं, नेचर के थ्रू, और जो हमारे 24 हैं वो सिंथेटिक हैं, यानी बनाए गए हैं। क्लियर सभी को? आगे बढ़े। अब जो क्लासिफिकेशन दिया है, अब हम हेडिंग डाल लेंगे पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, periodic classification of elements। क्लियर है? क्लियर है सभी को? पीरियडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का क्लियर है? एवरी सब्सटेंस इन नेचर इज मेड अप ऑफ देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, जितने भी सब्सटेंस हैं हमारे नेचर में, जितने भी सब्सटेंस हैं हमारे नेचर में, वो एटम से मिलके बने हैं, एलिमेंट से मिलके बने हैं, कंपाउंड से मिलके बने हैं, और मिक्सचर से मिलके बने हुए हैं। क्लियर है सभी को ये बात? ठीक है, मैं बता रही हूँ जो भी हमारे आसपास सब्सटेंस है, मैटर है, वो किस किस से मिलके बने हैं, एटम से, एलिमेंट से, कंपाउंड से, या फिर मिक्सचर से। तो जो उन सबका रिजल्ट बनता है, जो उन सबका रिजल्ट बनता है उसे हम क्या करते हैं, एक एक करके नहीं पढ़ सकते। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला CH4 है, ठीक है, मीथेन, मीथेन के बारे में हमें स्टडी करनी है, तो हम मीथेन को पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम मीथेन को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं, बहुत सारे मैटर हैं, जिनको हम एक एक करके स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता है, हमें ये पता है कि मीथेन में क्या है, CH4 है, CH4 है, यानी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन अटैच है, ये हमें पता है। हमें ये पता है कि इसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये बीच में कार्बन हो गई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन चारों तरफ हो गई। क्लियर? तो अब हमें पता है कि जो भी इसकी प्रॉपर्टी होगी, जो भी इसका सब्सटेंस होगा, जो भी इसका फिजिकल नेचर होगा या इसकी रिएक्टिविटी होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड है, हाइड्रोजन के ऊपर है और कार्बन के ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड है और कार्बन के ऊपर डिपेंड है। और हम पहले से जानते हैं कि कार्बन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, क्यों? क्योंकि हमने एलिमेंट्स को, हमने एटम्स को क्या किया था, क्लासिफाई कर लिया था, पीरियडिक टेबल में क्लासिफाई कर चुके हैं हम कि कौन से जो हमारा एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब इन सब के बाद, अब जब क्लासिफिकेशन की बात आई ये तो कंफर्म हो गया कि क्लासिफाई करना है एलिमेंट, है ना। अब क्लासिफाई किस तरीके से करना है, अब यहाँ पर ना बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, मतलब अपने हिसाब से जो उन्होंने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को, वो आके इन्होंने बताया। तो कुछ का लॉजिकल था, कुछ का नहीं था, बहुत सारी कमियां थी, और वही हम देखेंगे कि किस में क्या क्या कमी रह गई जो कि हमें पढ़नी है और जाननी है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, अर्लियर attempts of classification of elements।
अब हम इसमें एक एक करके सभी साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है, हम उनके बारे में देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या चीजें की है। तो जो फर्स्ट किया है मेटल एंड नॉन मेटल में, किसमें किया है? फर्स्ट किया है मेटल एंड नॉन मेटल। ये दिया किसने है? ये दिया है बर्जिलियस ने, ठीक है, गिवन बाय बर्जिलियस, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है बर्जिलियस। क्लियर है? अब देखिए इन्होंने क्या किया, जैसे कि यह नाम से समझ आ रहा है मेटल एंड नॉन मेटल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया सारे एलिमेंट्स को। कैसे? एक को रख दिया मेटल में, एक को रख दिया नॉन मेटल। तो मेटल्स की इन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई कि वो शाइनी होना चाहिए और वो गुड कंडक्टर होना चाहिए। मैं लिख देती हूँ एक बार ना, फिर उसके बाद आपको इलाबोरेट करती हूँ कि ये चीजें क्या है। इन्होंने क्या क्या बोला, जो मेटल है वो उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, शाइनी होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, शाइनी फ्लेक्सिबल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? और क्या होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्या होना चाहिए, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। उसको उसने क्या नाम दे दिया, मेटल का। और नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज बताइए, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी बताई कि वो नॉन शाइनी होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, नॉन शाइनी, नॉन वॉलेटाइल, और अनबेंडिंग एंड अनबेंडिंग। यहाँ लिखा है ना फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, बैंड हो जाएगा वो इजीली। और क्या होना चाहिए, नॉन गुड कंडक्टर, या फिर लिख लेते हैं हम बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इंसुलेटर भी लिख सकते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, at room temperature not in solid state। क्लियर? देखिए इन्होंने किया, दो पार्ट्स में क्लासिफिकेशन कर दिया, मेटल एंड नॉन मेटल, सारे एलिमेंट्स का जो 118 फाउंड किए गए थे नेचर में, ठीक है, फाउंड किए गए थे। मेटल में इन्होंने क्या कहा कि शाइनी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल मतलब इजीली मूव हो जाए, इजीली बैंड हो जाए, ब्रेक ना हो, उसे हम खींच सके, और गुड कंडक्टर होना चाहिए हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, और हमेशा कैसा रहना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। क्लियर हो गई सभी को ये बात? ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला सेकंड है हमारा नॉन मेटल में क्या होना चाहिए, नॉन शाइनी, यानी शाइन नहीं आना चाहिए, चमक नहीं होनी चाहिए, और नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली इवेपोरेट ना हो, और अनबेंडिंग मतलब मुड़ना नहीं चाहिए, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बैड कंडक्टर होना चाहिए, यानी इंसुलेटर होना चाहिए, हीट और इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है रूम टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में नहीं होना चाहिए। तो किस पे हो सकता है, या तो लिक्विड में हो सकता है, हो सकता है, या फिर गैस में हो सकता है। क्लियर है? इस तरीके से इन्होंने ओनली टू पार्ट डिवीजन किया, दो पार्ट्स में, मेटल एंड नॉन मेटल में,
उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे, ना उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के कोई उन्होंने वो दिया, ना उनके रिएक्शन दी कि किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ना ही उनकी कंपोजिशन दी, कुछ भी ऐसा नहीं दिया। बस क्या एक क्या दे दी, रफ आइडिया दे दिया कि मेटल और नॉन मेटल में हम डिवाइड कर रहे थे। क्लियर। अब ऐसे तो क्लासिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेटल हैं, या हम बोल सकते हैं मेटल कुछ ऐसे भी हैं जो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, जैसे कि एग्जांपल मरकरी। क्लियर, क्या है, मरकरी। और नॉन मेटल भी ऐसी हैं जो क्या है, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, लेकिन वो क्या है, वो जैसे इन्होंने बोला था कि सॉलिड स्टेट में नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉन मेटल है ऐसी जो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। तो जो इनका क्लासिफिकेशन था वो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं था, कोई यूजफुल नहीं हुआ। तो इनके अंदर इनकी जो कमियां थी, जो लिमिटेशन थी इनकी क्लासिफिकेशन की, एक बार आप वो लिख लीजिए कि वो क्या थी, नोट कीजिए जरा, लिमिटेशंस। दिख रहा है, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या थी, नो लॉजिकल रीजन about the more active metals and non-metals। जैसे जो ऐसी मेटल हैं, कुछ ऐसी नॉन मेटल हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, तो उनको क्लासिफाई करने का, मेटल में रखा जाए नॉन मेटल में रखा जाए, उनके पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं था, क्योंकि ये जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था वो एक फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे दिया था, तो इसलिए उनके पास इसका कोई रीजन नहीं था। और सेकंड, those elements which have properties of both metals and non-metals। मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिनके ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज थी, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे वर कॉल्ड, मैं साथ साथ रिपीट भी कर रही हूँ, तो आप वर्ड्स पे भी ध्यान दीजिए साथ साथ, ठीक है। अगर थोड़ा सा कोई है जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, तो मेरे वर्ड सुनिए, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रही हूँ। दे वर क्लासिफाइड एज, दे वर कॉल्ड एज, ऐसे लिखिए, called as submetal, but not give a place in their classification। क्लियर है। देखिए क्या हुआ कि उनके पास जो एलिमेंट्स थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी मेटल और नॉन मेटल, जैसे मैंने आपको अभी मरकरी का एग्जांपल दिया कि वो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है, लेकिन वो गुड कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके पास दोनों की वो है, दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, तो उसको उन्होंने सिर्फ नाम दे दिया कि वो सब मेटल्स हैं, लेकिन उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन में उनको कोई स्पेसिफिक जगह नहीं दी। जिस तरीके से उन्होंने लिखा है मेटल एंड नॉन मेटल, वो दो ही पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया क्लासिफिकेशन को, इन्होंने तीसरी जगह कोई और तीसरा नाम नहीं दिया, बस उसको रफली बोल दिया कि ये क्या है, सब मेटल्स में काउंट होगा जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज होगी। तो क्लियर हुआ सबको ये। एक बार और बता देते हैं, देखिए ये क्या है, अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि हमने क्लासिफिकेशन था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो जो सबसे पहले दिया था बर्जीलियस ने क्या दिया था कि मेटल और नॉन मेटल में उन्होंने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, डिवीजन कर दिया था, मेटल और नॉन मेटल में डिवीजन कर दिया था।
मेटल को उन्होंने क्या बोला कि शाइनी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्लासीफाई किया नॉन मेटल में। नॉन मेटल में क्या कहा उन्होंने कि नॉन शाइनी होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, बैड कंडक्टर होना चाहिए, इसका मतलब इंसुलेटर होना चाहिए, किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, हीट और इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया कि रूम टेम्परेचर पे कैसा होना चाहिए, या तो लिक्विड हो या गैस हो, बट सॉलिड नहीं होना चाहिए, सॉलिड ना हो। ये हो गई इनका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अब ये दो चीजें दे दी, अब हमें क्या पता चल गया, इनकी कुछ लिमिटेशंस हो गई, बहुत सारी लिमिटेशन, यानी बहुत सारी इनके अंदर कमियां निकली, जो चीजें ये नहीं डिस्क्राइब कर पाए, नहीं बताए। एक तो सबसे पहले इनके पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं था, किस चीज के लिए नहीं था, कि जो मोर एक्टिव मेटल है और नॉन मेटल, ऐसी मेटल और नॉन मेटल है वो जो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, जैसे कि आपने देखा है सोडियम, पोटेशियम, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अगर उन्हें बाहर छोड़ दिया जाए ना तो उनमें तुरंत आग लग जाती है, इसलिए उन्हें कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो हाईली वॉलेटाइल मेटल या नॉन मेटल थी, उन्होंने कोई उसके बारे में लॉजिकल रीजन नहीं दिया कि ये कहाँ है, कैसे हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट उनकी लिमिटेशन क्या थी कि जो भी एलिमेंट है जिनके पास प्रॉपर्टीज थी मेटल एंड नॉन मेटल की, तो वो उन्हें क्लासिफाई नहीं कर पाए, किसी पर्टिकुलर स्पेस नहीं दे पाए। उन्होंने सिर्फ कह दिया कि हाँ ठीक है, इनका नाम बोल देते हैं सब मेटल, इनको बोल देते हैं सब मेटल जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टी, बट उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन में कोई उन्हें स्पेसिफिक जगह नहीं दी, स्पेसिफिक प्लेस नहीं दिया। क्लियर हो गया सबको? बर्जीलियस ने दी थी ये, क्लियर है, सबसे पहले इन्होंने दी थी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट दिया था डोबेरिनर्स ट्रायड। क्या बोला मैंने? डोबेरिनर्स ट्रायड्स। नाम लिख लीजिए एक बार, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ। बहुत स्टडी हुई, बहुत टाइम लगा इसको प्रेडिक्टेबल को बनने में, और मतलब काफी सारे साइंटिस्ट आए, सबने कुछ ना कुछ ऐड किया, थोड़ी चीजें थी जो पीछे से देखा, जो पीछे वाले साइंटिस्ट ने कमी करी थी उसको इम्प्रूव किया, ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट आ रहे हैं उनका नाम है डोबेरिन, या हम इन्हें बोलते हैं डोबरेनिड्स, डोबरेनिड्स ट्रायड। क्या ट्रायड? साइंटिस्ट का नेम क्या है? जो इनका साइंटिस्ट का नेम है वो क्या है? वॉल्फगैंग डोबरिन। एक सेकेंड, वॉल्फगैंग डोबरिन। इन्होंने क्लासिफिकेशन कब दिया था? 1817 में, 1817। क्लियर है सबको ये बात? ठीक है, साइंटिस्ट का नाम पता चल गया। इन्होंने क्या किया? डेवलपमेंट की थी एटॉमिक थ्योरी की, डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी की इन्होंने डेवलपमेंट की थी, और क्या किया था इसी के बेसिस पे एंड ऑन द basis of atomic mass they classify the elements। उन्होंने क्या करा? किसके बेसिस पे? एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफाई करा, किसे? एलिमेंट्स को। किसे क्लासिफाई करा? एलिमेंट्स को। क्लियर है सभी को ये बात?
क्लियर है। अब हम एक बार पढ़ लें एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास क्या होता है, जिसको पता है एक बार मेरे को कमेंट में लिख के बताइए एटॉमिक मास होता क्या है। देखिए, जब हमने ये पढ़ा था, वैलेंसी वगैरह पढ़ी थी जब, तब मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर, मास नंबर, है ना। क्लियर है। तो उसी से कुछ जुड़ा हुआ है, उसी से रिलेटेड है। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एटॉमिक मास होता क्या है। एटॉमिक मास क्या होता है, क्लियर। देखिए, जैसे ये है 12 कार्बन, क्लियर है। देखिए, अब ये बताइए मुझे, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ऊपर वाला आपका क्या है, मास नंबर, ये आप जानते हैं, ठीक है। और ये वाला क्या है आपका, एटॉमिक नंबर। क्लियर है सबको ये बात। ऊपर वाला ये मास नंबर लिखते हैं और ये एटॉमिक नंबर है। अब मेरे को ये बताइए कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखिए, जितना हमारा एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन है, यानी 6। प्रोटॉन इतने हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6। अब न्यूट्रॉन बचे, तो न्यूट्रॉन क्या होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी मास नंबर माइनस प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6। तो न्यूट्रॉन भी हमारे कितने हो गए, 6 हो गए। न्यूट्रॉन भी हमारे कितने हो गए, 6 हो गए। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका एटॉमिक मास। क्या निकालना है, एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास क्या होगा, सबका टोटल। तो मैं कर दूं P प्लस E प्लस N, यानी 6 प्लस 6 प्लस 6, कितना आ गया, कितना आ गया आपका 18। कितना आ गया 18। लेकिन एक चीज बताइए मुझे, एक चीज बताइए, जो आपका, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन तो आसपास मूव कर रहे हैं शेल में। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि आसपास मूव करते हैं, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो मूव क्यों करते हैं, एनर्जी, ये सारा जब मैंने मॉडल पढ़ाया था ना, एटम्स के मॉडल पढ़ाया था, तब मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। बस मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि एटॉमिक मास, क्योंकि वहां पे इसकी जरूरत है, तो एटॉमिक मास को बताने के लिए मैं डिस्कशन कर रही हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसके अराउंड। तो जो मास होता है वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है, यानी न्यूक्लियस के पास होता है। तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर देते हैं, इसे हटा देते हैं, सेपरेट कर देते हैं ना। ये हमने लिया और इसे हटा दिया, क्लियर। तो अब क्या बचा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 12, 12 हो गया। अब मेरे को ये बताइए, न्यूट्रॉन का तो कोई खुद से मास, बताइए खुद से मास होता है, न्यूट्रॉन का नहीं होता। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये होता है। मेरे को बस ये बताइए, ये होता है नहीं होता, ठीक है। क्या न्यूट्रॉन का भी मास इतना होता है, ये मैं आपको लिखवा चुकी हूँ लास्ट क्लास में, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है जाके एक बार, लगभग इतना होता है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। क्या लिख दूं मैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी इक्वल्स टू है, मैं लिख दिया है इक्वल्स टू पी। जो एटॉमिक, जो मास नंबर है, जो मास नंबर है पी का और एन का, दोनों का जो मास नंबर होता है वो इक्वल होता है, मास नंबर होता है वो इक्वल होता है। क्लियर है आपको ये बात, ये मैं सब आपको बता चुकी हूँ, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कि किस किस तरीके से ऐड करते हैं, किसको माइनस करते हैं, और इनका स्पेसिफिक, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ये सारा मैं आपको लास्ट की वीडियोस में करा चुकी हूँ। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी, जाके एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप यहाँ आइए, आपको ये समझ आएगा। क्लियर है सभी को। प्रोटॉन का मास भी लगभग, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास सेम होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, जो मैंने 6 लिखा है, मैं इसे 12 लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों का मास सेम है, 12 लिख सकती हूँ। क्लियर। अब जो एटॉमिक मास को मैंने बोला यहाँ पर P नहीं, मैं मान लेती कि 12 प्रोटॉन है, दोनों सारे प्रोटॉन मान लिए, क्योंकि सबका मास क्या है, दोनों का बराबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो 12P है। तो 12P को हम 12P नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट।
क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जो इसका मास है, जो मास नंबर है, जो एटॉमिक सॉरी जो एटॉमिक मास है, जो एटॉमिक मास है किसका, कार्बन का, एटॉमिक मास है किसका, कार्बन का, ऑफ कार्बन, कितना हो गया 12 MU। क्लियर, क्लियर है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। किसका एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का। आइए इधर आ जाइए, यहाँ पे बना के देखते हैं एक बार ड्रॉ करके। ये हो गया आपका सोडियम, ये हो गया आपका 11 एंड ये हो गया आपका 23। ये हो गया आपका 11 नीचे आएगा और 20। क्लियर, ये आपका एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला आपका मास नंबर। इतना क्लियर है, हमने सोडियम के लिए अब इसे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें प्रोटॉन कितने हैं। प्रोटॉन कितने हैं, 11। जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन प्लस चार्ज देता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों कंबाइन होते हैं तो जो वो ओवरऑल होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल करना होता है ना, जो एटम होता है उसके पास कोई खुद का चार्ज तो नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। क्लियर। अब इसमें निकालेंगे हम क्या, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके न्यूट्रॉन की वजह से एटम के चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मैं सब आपको बता चुकी हूँ। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 23 माइनस 11 कितने हो गए, 12। क्लियर होगी सबको ये बात, ये सबको बात क्लियर है। अब हम मास, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं, यानी 11 + 12 कितना हो गया, 23। और हम सबको मान लेते हैं एक जैसा, यानी टोटल कितना हो गया, एक जैसा मान लेते हैं ना हमको, तो हम मान लेते हैं 23P। हमने मान लिया सारे प्रोटॉन सारे प्रोटॉन है। क्यों, क्यों माना हमने, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, जो कि अगर हम नेग्लेक्ट कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है, तो हमने मान लिया कि सारे क्या है, प्रोटॉन है, जो कि 23 है। अब एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, एक का होता है 1.67 10⁻⁻27। तो यहाँ हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 23 AM। क्लियर, ये यूनिट है एटॉमिक मास को मेजर करने की। तो इसका भी क्या है 23, इसका भी क्या है 23। अब मेरे को बस एक चीज बताइए, क्या आपको कुछ इसमें सिमिलर दिख रहा है, कुछ सिमिलैरिटी है जो आपको दिख रही है, ध्यान से देखिए जरा। कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको कुछ चीजें समझ आ रही हैं, या आपको समझ आ गया एटॉमिक मास कैसे निकाला, मैंने एक का नहीं दो का निकाल के बता दिया। तो ध्यान से देखिए एक चीज, यहाँ पर जो इसका मास नंबर है, जो इसका नमास नंबर है, वही इसका एटॉमिक मास है, वही इसका एटॉमिक मास है। यहाँ पर भी जो इसका मास नंबर है सोडियम का, वही यहाँ पर इसका एटॉमिक मास है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दो के साथ हो रहा है, ये सबके साथ है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी किसी भी एलिमेंट का, जो भी उसका एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर होता है, वही क्या होता है, उसका एटॉमिक मास होता है, वही क्या होता है, उसका एटॉमिक मास होता है। क्लियर हो गई सबको ये बात, सबको ये बात क्लियर हो गई। तो हम बोल सकते हैं मास नंबर को एटॉमिक मास। तो हम इसे अब मास नंबर ना बोल के क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। क्लियर हो गई सबको ये बात, आगे बढ़े। चलिए अभी हम आगे बढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहे थे हमारे डोबरिनर सर, इन्होंने कहा था, इन्होंने जैसे कि इसके इनके नाम में लिखा है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ट्रायड्स। ट्रायड्स का मतलब क्या है, कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है जो तीन तीन की फॉर्म में है ना, ट्राई, ट्राई मतलब तीन की फॉर्म में। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासीफाई किया कि वो तीन तीन का ग्रुप बना ले। क्या बना ले, तीन तीन का ग्रुप बना ले। ठीक है, कैसे देखिए, he determined the he determined groups of three element, find groups of three element, groups of three elements
that exhibit similar properties। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? similar properties। इन्होंने क्या करा? which he called triads, इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? ट्रायड्स। ठीक है, ट्रायड्स दे दिया। क्लियर हो गई बात? ये बात क्लियर है? ठीक है। ट्रायड्स में इन्होंने क्या रखा है? 3 एलिमेंट्स को रखा है। देखिए अब जरा ध्यान से सुनिए एक बात, मेरी बात को जरा ध्यान से देखिए। इन्होंने क्या करा? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास इन्होंने क्लासिफाई करा 3 के ग्रुप में। 3 एलिमेंट का इन्होंने ग्रुप बनाया जिनकी क्या थी? प्रॉपर्टीज सेम थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। उसका इन्होंने ग्रुप बनाया 3 एलिमेंट्स को और उन्हें कंबाइन करके एक ग्रुप में रख दिया कि हाँ ये ग्रुप है, इसमें तीनों है, ये जो भी इसकी जिसकी जैसे प्रॉपर्टी होगी वो तीनों इस ग्रुप में आ जाएंगे, एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? इन्होंने क्या बनाया? ट्रायड्स बनाए। क्या बनाए? ट्रायड्स बनाए। क्लियर होगी सबको बात? हुई? ठीक है। अब इनकी भी लिमिटेशंस होंगी कुछ ना कुछ। अगर इन्होंने 3 के ग्रुप में रखा है तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस इनकी भी होंगी जो कि क्या हो पाई? फुलफिल नहीं हो पाई। तो उसकी लिमिटेशंस क्या थी? उससे पहले जानने से पहले मैं आपको ना एक बार लिख के बता देती हूँ कि इनकी टेबल में ऐसा था क्या। ठीक है, इन्होंने किस किस तरीके से क्लासिफाई किया था। देखिए इन्होंने लिया एटम एलिमेंट्स। थोड़ी सी टेबल बनाऊंगी मैं, पूरी टेबल नहीं बनाऊंगी, बस थोड़ा सा आपको एक आइडिया देना है कि किस तरीके से इन्होंने ट्रायड्स बनाए। ये हो गया एलिमेंट्स, ये हो गया सिंबल और ये हो गया इनका एटॉमिक। क्लियर? देखिए सबसे पहले इन्होंने पहला जो ग्रुप था इनका उसमें इन्होंने रखा लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। क्लियर? जो दूसरा ग्रुप था उसमें इन्होंने रखा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। एंड बेरियम। और जो थर्ड ग्रुप था उसमें इन्होंने रखा क्या रखा? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। पहले आप देखिए क्या आपको यहाँ तक दिख रहा है? नीचे तक दिख रहा है? आयोडीन तक क्लियर है? बस इसका आपको नोट नहीं करना, बस आपको मैं एक रफ आइडिया देना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि इन्होंने किस बेसिस पे डिवाइड किया था। इसका था 6.9, इसका था 23, 39 के बाद 40.1, 87.6 और 137.3। यहाँ पर था 3279 और 128। क्लियर है सभी को? टेबल दिख रही है? क्लियर है सभी को? ये देखिए अब इन्होंने ये ट्रायड्स की फॉर्म में रखा है अपने टेबल में, ट्रायड्स की फॉर्म में रखा है। कैसे? 3 का ग्रुप यहाँ बनाया, 3 का ग्रुप यहाँ बनाया, 3 का ग्रुप यहाँ बनाया। इस तरीके से इन्होंने अपने टेबल में क्लासिफाई कर दिया। क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। किस बेसिस पे? देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का था 6.9। ये ना ऑलमोस्ट ये रफली बिल्कुल एग्जैक्ट लिया गया यहाँ पे जो एटॉमिक मास है, बट हम अब इसे रफली क्या मान सकते हैं? 7 मान सकते हैं। क्लियर है? तो आप ये चीज ना देख के थोड़ा सा बस ये ध्यान दीजिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। लिथियम का 6.9 था, फिर सोडियम का इससे ज्यादा था,
देख रहे हैं आप, इससे ज्यादा है 23। फिर उसके बाद पोटेशियम को रखा, पोटेशियम का इससे ज्यादा है। तो ये एटॉमिक मास के बेसिस पे क्या करा है, पूरे टेबल को अरेंज किया है। और ये भी ध्यान रखा गया है कि 3-3 की फॉर्म में होने चाहिए, ट्रायड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रायड्स। अब नेक्स्ट आइए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो देखिए कैल्शियम का 40.1, स्ट्रोंशियम का 87.6 एंड बेरियम का 137.3। इसी तरीके से यहाँ पर डिवाइड अरेंज किया क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को 32, फिर इससे ज्यादा 79, फिर इससे ज्यादा 128। तो 3-3 के ग्रुप में ट्रायड्स बना के इनको रखा गया। ये बात सभी को क्लियर हो गई, ये बात सभी को क्लियर है, ठीक है। अब इन्होंने रख दिया, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि हम इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन को नहीं पढ़ते, हम इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन को नहीं पढ़ते। हम क्या करते हैं, हम इसके बेसिस पे तो नहीं पढ़ते, हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। कैसे, इनकी क्लासिफिकेशन की कुछ लिमिटेशन थी। सबसे पहली बात कि ये सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए, ये सारे एलिमेंट्स को ट्रायड्स की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट नहीं कर पाए। क्लियर है, क्योंकि कुछ ऐसे थे, जैसे मान लीजिए इन सबका कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका इससे कम है, तो उसे इसके साथ वाले में पहले तो इनकी प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाला हो। और फिर अगर सिमिलर प्रॉपर्टी हुई लेकिन उसका मास कम हुआ तो हम इसमें नहीं रख सकते, क्योंकि 3 हो चुके हैं, है ना, 3 से ज्यादा नहीं रख सकते। तो इसलिए ये क्या कर पाए, सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाए। और क्या ड्रॉबैक्स थे इनके, कि इन्होंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले कुछ, मतलब ऐसे देखा कि थोड़ी बहुत 2-3 मिल रही है तो उन्हें एक साथ रख दिया। जो और अलग प्रॉपर्टीज के थे उन्हें भी उन्होंने क्या कर दिया, ट्रायड्स में रख दिया। क्या कर दिया, ट्रायड्स में रख दिया। जिसकी वजह से जो इनकी ट्रायड्स वाली जो थ्योरी थी, जो इन्होंने थ्योरी दी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास इन्होंने अरेंज किया, वो फेल हो गई। क्या हो गई, वो फेल हो गई। तो अब हम नोट कर लेते हैं इनकी लिमिटेशन। आपको ये याद रखना है कि ट्रायड्स किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और किस बेसिस पे दिया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे। किस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंजमेंट की थी। क्या किया था, अरेंजमेंट की थी। क्लियर है। अब एक बार इनकी लिमिटेशंस देख लेते हैं, लिमिटेशंस क्या थी। लिमिटेशंस क्या थी, ये सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। नॉट ऑल एलिमेंट्स, नॉट ऑल एलिमेंट्स are classified on the basis of ट्रायड्स। क्लियर है, ट्रायड्स के फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए। क्लियर, ये हो गई इनकी पहली लिमिटेशन। सेकंड क्या हो गई, कि जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी थी, एलिमेंट्स with different properties were not placed in same triads और ग्रुप्स। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी क्या थी, डिफरेंट थी, जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी उनको भी क्या कर दिया, वर प्लेस्ड इन सेम ट्रायड में रख दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पर तो नहीं है, मैं लिखवा देती हूँ आपको, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब मेरे को ये बताइए, आपको पता है ना कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी कम है, कार्बन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादा यूज होता है। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है। ये सब आपको पता है कि ऑक्सीजन की एफिनिटी अलग है, वो किसके साथ जुड़ेगी किसके साथ नहीं, ये सारी चीजें अलग है। अब आपको पता है ना, ये सारी अलग है। ये उस टाइम पर भी पता था कि प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कर दिया, सेम
ट्रायड्स में रख दिया। क्यों रख दिया सेम ट्रायड में? क्योंकि उन्होंने अरेंज करा था एटॉमिक मास के बेसिस पे। क्या करा था उन्होंने? एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था। क्या ये सबको क्लियर हो गया? क्या ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है जो मैंने बताया? मैंने आपको सिर्फ 2 करवाए हैं आज, सिर्फ 2 करवाए हैं। एक तो मेटल और नॉन मेटल वाला दिया था उन्होंने, वो करवाया आपको, किस बेसिस पे किया, क्या उनकी लिमिटेशंस थी। फिर अभी मैंने आपको ये कराया डॉबरिनर्स ट्रायड्स, इन्होंने कब दिया था, किसके बेसिस पे दिया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे ट्रायड्स बनाए थे 3 एलिमेंट्स के, ठीक है। और क्या किया था, उनको क्लासीफाई कर दिया था उनके एटॉमिक मास के। इनकी लिमिटेशंस क्या थी कि सारे एलिमेंट्स को जगह नहीं दे पाए थे, ट्रायड्स नहीं बना पाए थे, 3-3 के ग्रुप में नहीं डिवाइड कर पाए थे सभी एलिमेंट्स को, 118 थे टोटल। और क्या लिमिटेशन की थी कि इन्होंने क्योंकि सिर्फ ये देखा कि एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्हें अरेंज करना है, पहले कम फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा, इसलिए इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को भी एक साथ रख दिया जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थी, जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी थी, डिफरेंट डिफरेंट थी। क्लियर हो गया आपको? तो चलिए अब आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप इसकी लिमिटेशंस, इन्होंने क्या क्या अरेंजमेंट की, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्लियर है? ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। और जहां से जितने क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रायड्स याद रखिए, किसने दिया था, 3 एलिमेंट, इन्होंने किसके बेसिस पे दिया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे, इनका नाम याद रखिए, इनकी लिमिटेशंस क्या थी, ये सब क्लियर है। चलते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।